हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार द EDU24 ऑफिशियल पर आपको स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेके आए हैं 1857 की क्रांति। जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि 1857 की क्रांति को कैसे पढ़ाना है, कैसे उसका सिलेबस है, वो सब हम आपको बता चुके हैं। और हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, वो भी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति, विद्रोह। तो देखिए, 1857 की क्रांति हम किस तरीके से पढ़ाएंगे वो हम आपको पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे भूमिका, कि क्या क्या भूमिका रहे। फिर जानेंगे कारण। फिर हम लोग जानेंगे विद्रोह का प्रारंभ। और इसमें ही हम जानेंगे, और दमन भी लिख लीजिए, दमन। फिर हम लोग पढ़ेंगे परिणाम। उसके बाद हम लोग जानेंगे महत्व। महत्व के बाद एक छोटी सी है टॉपिक, प्रकृति और पुस्तक। क्रांति के बारे में जो पुस्तक लिखा गया है सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, 1857 क्रांति को स्टार्ट करने से पहले हम इस तरीके से आपको पहले बताएंगे कि उसकी भूमिका क्या है, इसका कारण क्या है, फिर इसका विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, ये विद्रोह को दबाया कौन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें परिणाम क्या क्या रहे इसके, कैसे ये असफल हुआ, ये सब जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका महत्व, फिर प्रकृति और पुस्तक। तो महत्व सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो हम पढ़ेंगे महत्व का। देखिए, सॉरी सॉरी, सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका को पढ़ेंगे। देखिए, इसका भूमिका, 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र और उसके नीतियों का परिणाम था। 1757 से 1857 के बीच 100 वर्ष के काल में ब्रिटिशों ने भारतीयों को हर क्षेत्रों में लगभग प्रभावित किया। देखिए, 1857 की क्रांति जो था वो एक दिन की क्रांति नहीं था। ये लगभग 100 वर्षों की एक अंदर जल रही आग थी, जो 1857 में तत्कालिक कारण की वजह से एक आंदोलन हुआ, एक क्रांति हुई। तो आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति, ये 100 वर्षों में धीरे धीरे पनपी हुई एक व्यवस्था थी। एक अंग्रेजों के, एक ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये आवाज़ थी। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के तहत, जब ब्रिटिश शासन व्यवस्था चल रही थी, तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था लगभग भारत के हर वर्ग को प्रभावित किया था। चाहे वो जमींदार हो, चाहे चाहे वो जमींदार हो, राजा हो, नवाब हो, या सैनिक हो, या किसान हो, लगभग ये सभी वर्गों को प्रभावित कर रहा था। उसके जो नियम थे, उसके जो कानून थे, उनकी जो शोषणकारी नीतियाँ थी, वो सभी लोग परेशान थे। जमींदार परेशान थे, उसकी जो भू राजस्व व्यवस्था लाई थी। राजा परेशान थे, राजा को उसकी गद्दी से उसका गद्दी छीन लिया गया था। नवाब से उसका गद्दी छीन लिया गया था। सैनिक परेशान थे, और किसान भी परेशान थे। किसान पर टैक्स वसूली, भू राज्य व्यवस्था, कर व्यवस्था जो था वो लाद दिया गया था। आप जब 1857 की क्रांति पढ़िएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक सैनिक विद्रोह था। और आप लोग जानते हैं कि सैनिक विद्रोह किसी भी सरकार को चलाने के लिए उसके पास सेना का होना ज़रूरी होता है। जब सेना ही बगावत करने लगे,
तो वो शासन नहीं चल पाता है। तो ऐसा क्या हुआ था कि सैनिक लोग विद्रोह कर दिए। आप लोग जानते हैं कि किसी सरकार की किसी भी नीति जो वो जनता के पक्ष में होती है तो लोग उसका स्वागत करता है, और वो जनता के विरोध में हो, जनता के जब वो नीति विरुद्ध में हो तो जनता उसका विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप लोग मान के चलिए कि अभी कुछ दिन पहले जब पटना में बीपीएससी के प्रोटेस्ट हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे, अभी भी जो भी बीपीएससी का आंदोलन हुए हैं या आंदोलन का जो आगाज होने वाला था या हो रहा था, उसमें जाके देखिएगा तो आंदोलन स्टार्ट होते ही कुछ घंटों में ही उसे दबा दिया जाता है। क्यों दबा दिया जाता है? क्योंकि सरकार के पास उनकी सेना है, और यहाँ तो सेना ही बगावत कर दी। जब सेना बगावत कर दी तो ये सरकार कैसे चलेगी? तो सबसे पहले हम लोग जाने इसकी भूमिका को जाने कि ये जो क्रांति था ये ब्रिटिशों के शासन के चरित्र और उसके नीतियों का परिणाम था। उसकी जो नीतियाँ थी उसका परिणाम था। 1757 से 1857 की लगभग 100 वर्षों के काल में ये धीरे 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 लोगों के अंदर आक्रोश जो था वो बहुत ही बड़े पैमाने पर 1857 में आते आते वो फूट पड़ी। ये जो क्रांति था ये एक दिन का क्रांति नहीं था, आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह किए। सैनिक क्यों विद्रोह किए? क्योंकि आप लोग जानते हैं उस समय जो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बन के आए थे वो ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड राइफल लाया था, और उसमें गाय और सुगर की चर्बी जो कारतूस था ना उसको फाड़ के उसमें डालना पड़ता था, और वो जो फाड़ता था ना उसमें जो चर्बी था वो गाय और सुगर के चर्बी का लेप था। तो इससे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों धर्म के जो सैनिक थे इसका विरोध किया और ये आंदोलन हुआ। उसके बाद इसका परिणाम ये हुआ कि सभी लोग एकजुट होकर ये आंदोलन नहीं कर पाए, विफल रहा ये आंदोलन विफल रहा। फिर इसके बाद बहुत सारी नीतियाँ आई। उसके बाद जो नीतियाँ आई उसके बाद भारत के लिए भी कुछ अच्छा कार्य हुआ, तो सब हम आपको जानेंगे। उसके बाद पहला जो हम पढ़ेंगे उसमें कारण पढ़ेंगे भूमिका के बाद। देखिए कारण में क्या है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है, सैन्य कारण है, तात्कालिक कारण है। देखिए तो ये 100 वर्षों के काल में जो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ ये सभी वर्ग को जब ये प्रभावित कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका राजनीतिक कारण क्या था। इसका राजनीतिक कारण क्या था जिससे कि ये राजनीतिक कारण आगे चल के एक बहुत बड़ा विद्रोह का कारण बन गया। लोग इसका बगावत किया। देखिए 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में राज्य हड़प की नीति लागू की थी। जब 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बन के यहाँ आए थे, तो 1848 में उन्होंने एक नीति लागू की थी, राज्य हड़प नीति। इस नीति के तहत उन्होंने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था, जैसे सतारा हुआ, जैतपुर हुआ, संबलपुर है, झांसी है, सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, उदयपुर है, झांसी है। ये सभी राज्यों को हड़प लिया था। इससे वहाँ के जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया। जब वहाँ के जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया तो इसका विरोध हुआ। फिर 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐलान किया। लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान क्या कर दिया कि बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के नवाब थे, उनको बोल दिया गया कि वो उनका जो बहादुर शाह जफर को किला छोड़ के कुतुब मीनार के परिसर में रहे। जब ये बात बोल दिया गया कि बहादुर शाह जफर को, लॉर्ड डलहौजी ये बात बोल दिया कि बहादुर शाह जफर को उसका जो लाल किला उसको छोड़ के कुतुब मीनार परिसर में जाके रहे, तो इसका विरोध वहाँ के जनता किया। दिल्ली के जो जनता था इसका विरोध किया, क्योंकि वो अपना जो नवाब थे
उसको अपना जो महल था, जो जो भी लाल किला था, उसको छोड़ के कुतुब मीनार परिसर में रहने को कह रहा था। इसका विरोध हुआ यहाँ से। उसके बाद कर्नाटक के नवाब एवं त्रावणकोर के राजा की उपाधि छीन ली गई। अब वहाँ के जो राजा थे कर्नाटक के, आप जब ये पूरे क्रांति को पढ़िएगा तो साउथ इंडिया में ये मोमेंट, ये क्रांति नहीं हुई थी। एक जगह ही था जो त्रावणकोर जो बोलते हैं, ये केरल में पड़ता है। उस समय ही वहाँ पे राजा की उपाधि छीन ली गई थी, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे हुआ था। उसके बाद 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लाकर उसे हड़प लिया गया। अब देखिए अवध, अठारह में अवध पर कुशासन का आरोप लाकर उसे हड़प लिया गया था। तो कुशासन का आरोप क्या लगाया था? वह उस समय अवध के जो नवाब थे, वहाँ के बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल थे, उनका एक जो बेटा था, का नाम था बिदरिस कादिर। बोल दिया कि इनको बोल दिया गया कि आप ये जो शासन है आप ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, और ये नहीं चला पा रहे, इसलिए आपसे ये शासन अपने कब्जे में ले लिया था। तो 1856 में, नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ, 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया गया था। कुशासन का आरोप यह लगाया था कि आप इस राज्य को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। और उस समय वहाँ बेगम हजरत महल वहाँ की नवाब थी, और उनका जो बेटा था बिदरिस कादिर, वो वहाँ पर शासन कर रहा था। उसके बाद है मराठा पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के पश्चात उन्हें मिले। अब देखिए बाजीराव पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, उन्होंने ये कंपनी से अपील की कि जो उनके पेंशन मिल रहा था उनके पिता को, वो उनको दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब राजनीतिक कारण में देखिएगा तो आपको एक बात का पता चलेगा, यहाँ पर सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे। सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे, चाहे वो नाना साहब हो, या झांसी की रानी हो, या बेगम हजरत महल हो, या बहादुर शाह जफर हो दिल्ली से। सब लोग अपने लिए लड़ रहे थे, क्योंकि सबको अपना जो सत्ता था वो चाहिए था। उसके बाद हम लोग जानेंगे, जब ये सब राजनीतिक कारण जब आप जान गए, उसके बाद हम लोग जानेंगे सामाजिक धार्मिक कारण। 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम आया। अब 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम आया, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा पारित करके ये नियम लागू कर दिया गया था। वहाँ पर औरत को सती किया जाता था, जबकि ये एक सोचिएगा तो ये गलत का अथी था, नियम था। फिर भी जब हजारों वर्षों से, 100 वर्षों से जब लोग एक ही नियम को, एक ही चीज़ों को मानते रहता है, तो वो रूढ़िवादी हो जाता है, और वो उसको अपना मान लेते हैं कि हाँ मेरे लिए यही सही है। लेकिन सती होना, ये इस समय हम लोग को समझ में आता है कि नहीं, ये गलत था। तो 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम आया, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा पारित किया गया। उसके बाद 1843 में एक बलि प्रथा था, जो नर बलि प्रथा कहा जाता था, वो अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड एलन बड़ा वहाँ थे, वो ये नियम पारित किए थे 1843 में। उसके बाद है 1850 में धार्मिक नियोक्ता कानून आया था। हाँ ये देखिए, धार्मिक नियोक्ता कानून विषय था मशीनरी, ईसाई मशीनरियों को, पर ईसाई होगा, ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार एवं धर्मांतरण। अब क्या हुआ कि जब 1850 में धार्मिक नियोक्ता कानून आया, तो उस समय क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश शासन चला रहे थे, वो क्या बोले कि अगर आप ईसाई धर्म को मानते हैं तो आपका जो पुरखों का जो ज़मीन जायदाद, जो संपत्ति था, वो आप ही के होगा, वो आप ही के नाम का होगा, मतलब वो आपको दे दिया जाएगा।
अगर नहीं मानते हैं तो वो हड़प लिया जाता था। तो इस तरीके से ये ईसाई मशीनरियों को और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। इससे जनता नाखुश हुआ और इसका विरोध किया। उसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह आया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। उसके बाद इसको इनके प्रयासों से आया था। उसके बाद है भारतीय धार्मिक रूढ़िवादियों ने इसका विरोध किया। रूढ़िवादियों ने इसका विरोध किया क्यों? क्योंकि विधवा को शादी, जब उनका पति मर जाता था तो उसको शादी करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उसको सुबह सुबह अगर कोई उसको देख लेता था तो वो अपना ये समझता था कि मेरा आज दिन बुरा होगा। बहुत सारा कुरीतियाँ थी उस समय, जैसे विधवा पुनर्विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया। तो बहुत सारे रूढ़िवादियों ने इसका विरोध किया क्योंकि है तो सही है तो ये सही कानून, लेकिन उस समय जो रूढ़िवादी था, जो चल रहा था कि नहीं मेरे लिए, मेरे धर्म में ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, मेरे धर्म के खिलाफ हैं, इसलिए ये लोग उसका विरोध किया। ठीक है। उसके बाद है आर्थिक कारण। कर में वृद्धि, शोषणकारी एवं भू राजस्व व्यवस्था, अनौद्योगिकीकरण, अकालों की बारंबारता, धन का निष्कासन। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण में वो क्या किए जिससे कि उनको विरोध का झेलना पड़ा? आर्थिक कारण में सबसे पहले देखिएगा आप लोग तो कर में वृद्धि, टैक्स में वृद्धि। जो टैक्स, जो खेत था होता था, जो भूमि होती थी, उस पर जो फसल उपजाए जाते थे उस पर टैक्स लगता था। और जो उस समय के किसान थे वो लोग टैक्स के तरह जब दब जा रहे थे तो वो जमींदार से, साहूकार से, ये सबसे पैसे लेते थे खेती करने के लिए, और वो जब नहीं सधा पाते थे तो उनका खेत जबरन हथिया लिया जाता था। इस कारण से उनका विरोध हुआ। शोषणकारी एवं भू राजस्व व्यवस्था, आप लोग जानते हैं कि शोषणकारी जो व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था वो थी। और उस समय में अनौद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण की बात नहीं, अनौद्योगिकीकरण हुई थी। अनौद्योगिकीकरण मतलब कोई भी काम धंधा या कोई भी उद्योग नहीं लगाए जा रहे थे। जो भी उद्योग उस समय था भी वो उस पर कब्जा कर लिए थे। उसके बाद है अकालों की बारंबारता, उस समय लगातार अकाल पड़ रहे थे, इसलिए उनका विरोध हुआ। धन का निष्कासन हो रहा था, यहाँ से जो धन था वो भेजे जा रहे थे, दूसरे जगह भेजे जा रहे थे। जैसे अगर उस समय किसी और अन्य जगह युद्ध हो रहा था तो उस समय वो लोग अपना हथियार हुए या धन हुए वहाँ भेज दिया जाता था और वो लोग युद्ध करते थे, इसलिए इनका विरोध हुआ। उसके बाद है सैन्य कारण। यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों में भेदभाव। ये देखिए, यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों में भेदभाव। कैसे ये भेदभाव होता था? ये भेदभाव कैसे होता था? तो ये जो भेदभाव होता था कई तरीके से होता था। खाद्य प्रणाली के हिसाब से होता था, उनको सही भोजन नहीं दिया जाता था, उनके साथ व्यवहार गलत किया जाता था, और बड़े पद नहीं दिए जाते थे। बड़े पद नहीं दिए जाते थे, उनको हवलदार का पद ही मिलता था सिर्फ। सिर्फ हवलदार का ही पद मिलता था। और जो उस समय उनके जो सैलरी होती थी उसमें भी भेदभाव किया जाता था। अब उस समय जो पैदल चल रहे थे, उस समय जो भारतीय सैनिक थे जो पैदल चल रहे थे उनको 7 रुपया मिलता था मात्र महीने का, और जो घुड़सवारी करते थे, घोड़े से चलते थे, उनको 25 रुपया मिलता था।
और उस समय के वहाँ पर जो यूरोपीय सैनिक थे उनका जो वेतन था, अगर वो जनरल है, अगर उनके हवलदार से अगर ऊंचे पद पर थे तो उनको 1000 रुपया महीना मिलता था। और जो पैदल चलते थे भारतीय सैनिक, अगर पैदल चलते थे 7 रुपया मिलता था। और घुड़सवारी करते तो 25 रुपया मिलता था। तो इस तरीके से भेदभाव किया जाता था और इसलिए इनका भी विरोध हुआ वहाँ। उसके बाद देखिए, खाद्य प्रणाली, देश, नियुक्ति का क्षेत्र, सभी में भेदभाव। और उस समय क्या होता था कि भारतीयों को दूर कहीं पे, अपने भारत से दूर कहीं पे युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता था, समुद्र पार करके। तो भारतीय उनका विरोध करते थे क्योंकि उसको अशुभ मानते थे। भारतीय नदी को पार करना भारतीय अशुभ मानते थे, इसलिए उनका विरोध करते थे और विरोध करते थे। उसके बाद है, भारतीयों को बड़े पद नहीं मिलते थे, वो हम आपको इसमें बता चुके हैं। हवलदार से बड़ा पद नहीं मिलता था। सेवा में दुर्गम युद्धों में भारतीयों को भेजना, वो दुर्गम युद्धों में, जैसे बर्मा के युद्ध में उसको भेज रहा था। बर्मा के युद्ध में नदी पार करके भेजना। और भारतीय सैनिक वो अपमान समझते थे, क्योंकि नदी पार करना उस समय वो लोग अपमाती समझते थे, अपमान समझते थे। उसके बाद है तत्कालिक कारण। और यही तत्कालिक कारण, जब आप इस तत्कालिक कारण को पढ़िएगा उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि रियल में ये एक सैनिक विद्रोह था। रियल में ये एक सैनिक विद्रोह था। इसमें देखिए, 1856 में डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग नए गवर्नर जनरल भारत में आए। 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बन के भारत आए। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में ही सेना में एक नई बंदूक जो था, पुराना बंदूक जो था उस समय, ब्राउन ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड राइफल सेना में शामिल किया। ये जो इनफील्ड राइफल था, इसके जो कारतूस थे उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, जो दांत से काट के उसमें डालना पड़ता था। इनफील्ड राइफल लागू कर दी, जिसके कारतूस पर गाय एवं सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो भारतीय सैनिकों ने इस कारतूस का भारी विद्रोह किया और क्रांति की स्थिति उत्पन्न गई। चलिए, इनफील्ड राइफल की जगह इनके इनफील्ड राइफल लागू किया था कारतूस पर। देखिए, गाय को जो है ना, हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। और मुस्लिम लोग सुअर को अपवित्र मानते थे।
अपवित्र मानते थे, इसलिए इनका विरोध किए। ये देखिए उस समय का कुछ तस्वीर है युद्ध का। अब देखिए प्रारंभ का जो प्रारंभ हुआ था 29 मार्च से हुआ था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे मंगल पांडे। बैरकपुर कहाँ था? बैरकपुर बंगाल में है। बैरकपुर बंगाल में ही है। बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे मंगल पांडे। इन्होंने इनका विरोध किया। उन्होंने क्या किया? इनका विरोध किया। और विरोध के दौरान जब विरोध कर रहे थे तो उस समय दो वहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी थे, जनरल बाग और हडसन। उनको गोली से उड़ा दिया। जब ये गोली से उड़ा दिए तो इनको पकड़ के 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 8 अप्रैल को क्या किया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब देखिए 29 मार्च को ये विद्रोह करना स्टार्ट किए थे। विद्रोह किए थे और जो अधिकारी थे वहाँ पे उनको ये गोली से उड़ा दिए। जब गोली से उड़ाए तो ठीक 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल 6 से 7 दिन 8 दिन के अंदर में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया उसके बाद तो लगता था कि जैसे कि यह आंदोलन शांति हो गया, लेकिन मेरठ में फिर से जब सैनिकों ने इसका विद्रोह किया, मेरठ में जब फिर से सैनिकों ने इसका विद्रोह किया तो वहाँ पे 90 सैनिकों को पकड़ के जेल में 10 साल की सजा दे दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। जब उनको 10 साल की सजा के साथ जेल में बंद कर दिया गया तब वहाँ पर उपस्थित और आसपास में जितने भी सैनिक थे इसका विरोध किए। इसका जब विरोध किए तो देखिए 10 मई को 1857 से मेरठ से प्रारंभ हुआ। जब 10 मई से पहले जब 90 सैनिकों को जेल में बंद कर दिया गया तो जो सैनिक थे और सैनिक थे वहाँ पे उन्होंने 10 मई को 1857 से मेरठ से वो प्रारंभ किया, जो विद्रोह था प्रारंभ किया। और वहाँ पर जितने भी अधिकारी थे, जितने भी वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी थे, सैनिक थे, यूरोपीय सैनिक थे, सभी पर अपना अधिकार जमा लिए। और ये लोग मेरठ से निकले और मेरठ से होते हुए मेरठ पर अधिकार पाते हुए ये लोग वहाँ से 72 किलोमीटर दूर दिल्ली चले गए। कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। दिल्ली में वहाँ पे जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपना नेता घोषित किए। इस युद्ध का नेता आप हैं, आप इस युद्ध को लीड कीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। तो देखिए जब ये लोग 1857 10 मई को मेरठ से चल के 72 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुँचे, जब ये दिल्ली पहुँचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया, अपना नेता घोषित किए और वो दिल्ली पर भी अधिकार कर लिए थे। जब ये दिल्ली पे अधिकार कर लिए थे तो ठीक ये बात सभी जगह फैलने लगी और दिल्ली और मेरठ के अलावा जितने भी जगह पे ये छोटे मोटे आंदोलन हो रहे थे उस समय, जिसको दबा दिया जाता था, बहुत सारे राजा थे, वो सब लोग ये सोच रहे थे अब दिल्ली अंग्रेज के कब्जे में नहीं है, अब दिल्ली अंग्रेज के कब्जे में नहीं है, दिल्ली पे अब फिर से बहादुर शाह जफर शासन करेंगे। तो ये बात जब वो लोग जाने कि दिल्ली पर अब अंग्रेजी हुकूमत नहीं है तो सभी लोग जहाँ से भी थे विद्रोह प्रारंभ किए। और विद्रोह जब प्रारंभ किए तो सभी लोग एकजुट अपने अपने जगह से जितने भी सैनिक थे और सैनिक सभी लोग
क्योंकि उस समय जो आप लोग जानते हैं कि जो भी सैनिक होते हैं, अभी भी जो सैनिक होते हैं, किसी न किसी परिवार के होते हैं। वो किसान परिवार के होते हैं, या तो किसी के रिश्तेदार होते हैं, या दोस्त महिम जानने वाले में से होते हैं। तो सब पर असर पड़ा। तो जैसे ही सैनिक विद्रोह करना स्टार्ट किए, तो सभी लोग का विद्रोह किए हैं। चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, राजा हो, नवाब हो, सभी लोग अपने अपने जगह से जहाँ से वो कर रहे थे विद्रोह स्टार्ट किए। उसके बाद देखिए कि वास्तव में विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से तो हो गई थी, लेकिन क्रांति की वास्तविक तिथि 31 मई को 1857 को घोषित थी। मई कर लीजिएगा। ये जो तारीख था पहले से तय था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे 10 मई को मेरठ से ये आगाज हो चुका था। और क्रांति का प्रतीक कमल एवं रोटी था। कमल एवं रोटी। जो लोग इसको एक्सेप्ट करते थे वो समझ जाते थे कि हाँ, हम इसमें आपका साथ दे रहे हैं। तो कमल और रोटी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो कमल एवं रोटी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब दिल्ली और मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ, उसके साथ साथ सभी जगह पर ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, चाहे वो बिहार में हो, जगदीशपुर हो, मेरठ हो, आपका जो भी जगह है, सभी जगह से विद्रोह स्टार्ट हुआ। और कहाँ से किसने किया था वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। देखिए, 11 मई को दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बखत खान, ये इसका दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बखत खान। 4 जून को लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिजलिस कादेर, ये इसका पुत्र था और ये इसका सेनापति था। उसके बाद 4 जून को लखनऊ से हुआ। फिर 4 जून को झांसी और ग्वालियर से हुआ। 5 जून को कानपुर से हुआ, नाना साहब और तात्या टोपे। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में मुख्य रूप से यही सबसे सवाल बनता है। 5 जून को फिर इलाहाबाद से लियाकत अली। 12 जून को जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, ये इनका भाई था। उसके बाद 20 से 21 जून बरेली से हुआ था, खान बहादुर खान के द्वारा। फिर जूने में फैजाबाद से हुआ था, अहमदुल्ला के द्वारा। और फतेहपुर से हुआ था, अजीमुल्लाही खान के द्वारा। तो ये सभी जो नेता हैं, ये सभी लोग अपने अपने जगह से जो विद्रोह है वो प्रारंभ कर दिए थे। जब ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, लेकिन ये विद्रोह आगे अभी हम आपको आगे बताएंगे कि असफल हुआ। ये जब विद्रोह प्रारंभ हुआ, जब विद्रोह होने लगा, तो इसमें एकजुटता नहीं थी, एक संगठन के तरह काम नहीं हो रहा था, जिसके तहत अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको ये आसान हो गया, विद्रोह को दबाना आसान हो गया, क्योंकि सभी लोग अलग अलग जगह से कर रहे थे। अब जब सभी जगह को देखिएगा, स्थान को देखिएगा, तो ये लगभग उत्तर भारत में ही है। इसमें दक्षिण भारत के लोग शामिल नहीं हो पाए, जिससे ये मजबूती से ये विद्रोह नहीं हो पाया था। इसके साथ साथ जो जमींदार थे जो जमींदार थे जो दक्षिण भारत के लोग थे, शिक्षित लोग थे, वो सभी लोग इसमें भाग नहीं लिए थे। तो ये विद्रोह असफल रहा, और सभी को दबा दिया गया। अब हम लोग जानेंगे ये देखिए, विद्रोह जो था दिल्ली में
जॉन निकोलसन था, जॉन निकोलसन, जो इन विद्रोह को दबाया था। झांसी, ग्वालियर, ये सभी हम आपको इसमें बता देंगे, मेंशन कर देंगे। के बाद है असफलता का कारण। अब देखिए इसमें योजना का अभाव, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि असफलता का क्या कारण है, कि सभी लोग, योजना का अभाव था यहाँ पर। सभी अलग अलग जगह से अपने अपने तरीके से ये युद्ध कर रहे थे, ये विद्रोह कर रहे थे। यहाँ पे योजना का अभाव था, संगठन का अभाव था, किसी भी एक संगठन के तहत काम नहीं हो पा रहा था। सभी लोग अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से अपना युद्ध कर रहे थे, अपना विद्रोह कर रहे थे, और चाह रहे थे कि उस पर अधिकार जमाना, कब्जा करना। लेकिन संगठन का अभाव था, इसलिए ये असफल हो गया। ब्रिटिश कमांडर भारतीयों की अपेक्षा अधिक योग्य थे। अब उस समय के जो ब्रिटिश कमांडर थे, उनके पास नए नए प्रकार के आधुनिक हथियार होते थे, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, इसलिए वो भारतीय जो सैनिक थे उससे अधिक योग्य थे, क्या कि उसके पास हथियार अच्छे अच्छे थे। उसके बाद है राष्ट्रवाद की भावना की कमी। एक बात और है इसमें, राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी, राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1857 की क्रांति में आप एक बात को गौर कीजिएगा कि सभी लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे, सबको अपना अधिकार चाहिए था, सबको अपना सत्ता चाहिए था, सबको अपना कुर्सी चाहिए था। कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने पुत्र के लिए लड़ रहा था गद्दी पाने के लिए। इसलिए इसमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जब राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था तो ये युद्ध, ये विद्रोह दबा दिया गया। शिक्षित जमींदार भारतीय एवं शासकों ने भाग नहीं लिया। शिक्षित लोग हो गए, जमींदार हो गए, या दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग इसमें भाग नहीं लिए, शिक्षित लोग इसमें नहीं लिए, जमींदार लोग इसमें भाग नहीं लिए। तो कैसे ये विद्रोह सफल होता, कैसे ये विद्रोह सफल होता, जब इसमें शिक्षित लोग ही भाग नहीं लिए। और शिक्षित लोग अगर इसमें भाग ले तो शायद एक संगठन बना पाते हैं, शायद राष्ट्रवाद की भावना का उदय, जो राष्ट्रवाद की जो भावना होती है सभी में जागृत कर पाते हैं। लेकिन शिक्षित लोग इसमें भाग नहीं लिए। दक्षिण भारत में विद्रोह फैला ही नहीं, वही बात, दक्षिण भारत में विद्रोह फैला नहीं, इसलिए ये असफल हो गया, इसलिए ये क्रांति असफल हो गया। उसके बाद देखिए परिणाम, परिणाम असफल हुआ। महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा क्या हुई, महारानी विक्टोरिया अब ये समझ चुकी थी भारत में अब जो सत्ता है वो कंपनी से लेके अपने हाथ में रखने में फ़ायदा है और अपने तरीके से चलाने में फ़ायदा है, क्योंकि कंपनी रानी को वो चीज़ जो होती है एक कि अपने बस में रखना, इसलिए जो वहाँ के क्वीन थी कंपनी से सत्ता अपने हाथ में ले ली और एक उद्घोषणा की उन्होंने, महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा की, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कंपनी से लेकर अब क्वीन को दे दिया गया, मतलब वहाँ की रानी ही अब भारत में राज करेगी। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, बाद है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, राज हड़प की नीति खत्म कर दिया गया। उसके बाद ये सब बहुत अच्छे काम हुए जो रानी विक्टोरिया के द्वारा हुआ था, कि राज हड़प की जो नीति था, किसी भी राज्य को हड़प लेता था, वो नीति को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद 2 कमीशन का गठन किया गया, एक पील कमीशन, एक रॉयल कमीशन। देखिए ये पील कमीशन
पील कमीशन इसलिए लाया गया था क्योंकि सैनिकों में जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया था। सैनिकों में रानी विक्टोरिया ये जानती थी कि अब ये लोग समझ चुके हैं और ये लोग जान चुके हैं कि अगर हम एक साथ होके राष्ट्रवाद की भावना के साथ अगर इसका विरोध करेंगे कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों को अपने देश से बाहर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस समय से ही दो कमीशन का गठन किया, एक पील कमीशन और एक रॉयल कमीशन। पील कमीशन का जो काम था वो सैनिकों में जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया। जैसे उस समय बांट दिया गया था, जैसे गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट में बांट दिया, राजपूत रेजिमेंट, और बहुत सारा रेजिमेंट में बांट दिया गया था, जिस रेजिमेंट में उस जाति से आने वाले लोगों को ही वहाँ पर एंट्री मिलती थी। उसके बाद था रॉयल कमीशन। उद्घोषणा के अनुसार ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अब जब उद्घोषणा हुई तो उद्घोषणा के बाद जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसको वो पद ही खत्म कर दिया गया। अब उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो क्या कहा जाने लगा, वायसराय। और उस समय प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था। भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बना था। अब इसका महत्व देखिए, राष्ट्रवाद का उदय हुआ जब सभी लोग ये जान गए, ये जब विद्रोह असफल हो गया, सभी लोग को ये रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, इसलिए ये विद्रोह हम लोग विफल रहे। विद्रोह में भारत में विकास का काज तेज हो गया। जैसे रेल, कार, डाक, वनीकरण, बैंकिंग, इन सब का काम तेजी से बढ़ा। उसके बाद 3 अधिनियम पारित किया गया, भारत परिषद अधिनियम, भारतीय सिविल सेवा एक्ट और भारतीय उच्च न्यायालय। ये 3 अधिनियम पारित किया गया था। उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का जो था वो तो एकजुट होवे किया। देखिए उसके बाद है प्रकृति और पुस्तक। 3 अवधारणाएं थी, सैन्य विद्रोह, जॉन सिले, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है ये सब। सैन्य विद्रोह, जॉन सिले थे, 1857 के विद्रोह को क्या बोले थे, ये सैन्य विद्रोह है, ये बोले थे जॉन सिले। उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह, ये किसने बोला था, ये वी डी सावरकर बोले थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी डी सावरकर बोले थे। उसके बाद है सामंती प्रतिक्रिया, टी आर होम्स, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। कार्ल मार्क्स के अनुसार 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। वही बात जो हम आपको शुरू में बताए थे, ये बात कार्ल मार्क्स ने भी बोला है कि 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शोषण की प्रतिक्रिया थी। तो आप लोग देखें कैसे हम आपको एक एक हम आपको इसमें भूमिका बता दिए, उसके बाद कारण बताएं, विद्रोह का प्रारंभ बताएं, उसके बाद है परिणाम बताएं, महत्व और प्रकृति और पुस्तक। तो ये रहा 1857 की क्रांति। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इसमें और क्या बताने लायक है जो हमसे छूट गया हो वो आप कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसमें बताएंगे। धन्यवाद।